बहू, ओ बहू, अरे करमजली कहाँ मर गई? जल्दी से गुनगुना पानी लेकर आ जा और चाय भी बना लेना। बेटा तू आराम कर, तेरा 9वां महीना लग चुका है। माँ जी, ननन जी, यहाँ अचानक सब ठीक तो है ना ननन जी? हाँ भाभी, सब ठीक है। आप मेरी चिंता मत करो और मेरे लिए कुछ चटपटा बना कर ले आओ। कुछ तीखा खाने का मन कर रहा है। क्यों, तुझे बताकर आएगी क्या मेरी बेटी का बच्चा पहला है और बेटी का पहला बच्चा उसके मायके में ही होता है? अब जल्दी से कुछ चटपटा बनाकर ले आ। और हाँ, मेरी बेटी से दूर रहियो, कहीं तेरे परछावे से कहीं मेरी बेटी को भी बेटी हो गई तो तूने भी बेटी जनी है। सिमरन की सास उसे रोज ऐसे ही ताने मारती थी क्योंकि उसने एक बेटी को जन्म दिया था, जबकि उसकी सास को अपने घर का चिराग यानी पोता चाहिए था। खैर, सास के कड़वे वचन सुनकर उदास होकर सिमरन की चर्मी जाती है और फ्राइड राइस बनाती है। अब इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं। काम खत्म करते हुए सिमरन को देरी हो जाती है तो वो सोने जा ही रही होती है कि उसी वक्त 12 बजे रात को आरती अपनी भाभी के पास आकर उससे कहती है, अच्छा भाभी, जो आप सोई नहीं, मैं तो डर ही गई थी। अगर आप सो जाती तो मेरे लिए इस वक्त पास्ता कौन बनाता? आप मेरे लिए पास्ता बना दो ना। पास्ता खाने की क्रेविंग हो रही है मुझे। और फ्रिज में से कुछ रसगुल्ला भी लाकर मुझे दे देना, मीठा खाने का भी दिल हो रहा है। बेटी को जन्म देकर लगता है मैंने पाप कर दिया। ये लोग मेरी बेटी और मेरे साथ कितना बुरा करते हैं। भगवान ने बेटा ही देना। सिमरन उदास होकर रात के 12 बजे अपनी ननंद के लिए पास्ता बनाती है और अगली सुबह होते ही उसकी ननंद के ससुराल वाले भी अपना सामान लेकर आ जाते हैं। अर्चना बहन, आप यहाँ अपनी बेटी के साथ? कोमल बेटा, तुम ठीक तो हो? आइए बहन, अंदर आ जाइए। बहू, घर में मेहमान आए हैं, अपनी उस कलमुही बेटी को छोड़कर, और मेहमानों के लिए चाय नाश्ता बना के ला पहले। मेरी ननंद कम थी क्या जो अब उसके ससुराल वाले भी मुंह उठाकर यहाँ पर आ गए हैं? अब मैं रसोई संभालूं या ही नहीं? माँ, जल्दी से मेरे बाल बना दो ना, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। बस छूट जाएगी तो स्कूल की छुट्टी हो जाएगी। अब सिमरन जल्दी से रसोई में ही अपनी बेटी की चोटी करती है और उसे स्कूल के लिए रेडी करती है। साथ ही साथ घर आए मेहमानों के लिए भी नाश्ता बनाती है और जल्दी से घर वालों को नाश्ता देकर उसकी बेटी को बस स्टॉप तक स्कूल छोड़ने के लिए जाती है। ये लो बेटा, तुम्हारी स्कूल बस आ गई, आराम से स्कूल जाना। अपनी बेटी को स्कूल बस में बिठाकर सिमरन घर जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी ननंद को लेबर पेन हो रहा है और पूरा परिवार उसे अस्पताल लेकर जा रहा है। पर जाते जाते उषा अपनी बहू पर सारी जिम्मेदारी छोड़ जाती है। बहू, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं तो कुछ कपड़े, बर्तन और खाने का सामान लेकर हॉस्पिटल आ जाना। और बहू, मैं अपनी कोमल को यहीं छोड़कर जा रही हूँ, इसे खाना खिलाकर अपने साथ अस्पताल ले आना। ठीक है आंटी जी, आप सब बस मुझे फोन कर देना, मैं आ जाऊंगी। अर्चना, उषा और सिमरन का पति विवेक आरती को अस्पताल ले जाते हैं। कुछ देर बाद अस्पताल से फोन आता है और जुड़वा बच्चे की खुशखबरी मिलती है, जिसके बाद सिमरन अपनी बेटी को स्कूल से लेकर घर आती है और कोमल के साथ सारा सामान लेकर हॉस्पिटल जाती है और ननंद को खाना देती है। तभी सास कहती है, मेरी बेटी पर इसका साया पड़ गया, इसे भी एक बेटी हुई है। अब बहू, तू ही देखेगी इसे, समझी? मुझे भी पोता ही चाहिए था, मैं इस लड़की पर जरा भी ध्यान नहीं देने वाली। बहू, तू खाना, रुक क्यों गई? मुझसे नहीं खाया जा रहा। भाभी, आप मेरे लिए ये क्या खाने को लेकर आई हैं? छोले भटूरे खाने का दिल था मेरा। देख रही हो माँ, ऐसी हालत में भी तुम्हारी बेटी छोले भटूरे खाना चाहती है। अरे अपने बच्चों का ख्याल कर ले पहले। विवेक की डांट सुनकर आरती चुप हो जाती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और आरती अपने बच्चे और पूरे परिवार के साथ घर आती है और घर आते ही उषा अपनी बहू से कहती है, सुन बहू, दोनों बच्चों का 1.25 महीने पर नामकरण होगा और जब तक नामकरण नहीं हो जाता बच्चे नानी के घर पर ही रहेंगे और मेहमान भी। तो अब तू जल्दी से मेहमान के लिए कुछ अच्छा बना कर ले आ। और हाँ भाभी को जुड़वा बच्चे हुए हैं, वो जुड़वा बच्चों को संभाल नहीं पा रही। बेटे को तो मेरी माँ ने ले लिया है, एक बच्चा हम संभाल लेंगे, पर बेटी को कौन संभालेगा? और देखो ना, ये लगातार रोते ही जा रही है, चुप भी नहीं हो रही है। अरे कमल बेटा, तुम फिक्र क्यों करती हो? मेरी बहू है ना, इसे बेटी संभालने का एक्सपीरियंस है। आखिर इसने भी तो बेटी ही जनी है, बेटा तो दे नहीं पाई, अब अपनी ननंद की बेटी भी यही संभालेगी। पर माँ जी, मैं रसोई संभालूं या ननंद के बच्चों को? ननंद की बेटी को तो तू ही संभालेगी। अब तू कैसे भी कर, और रसोई में तुझे ही देखनी पड़ेगी। बेटे को ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है, इसलिए उसे हम देख लेंगे, पर बेटी को तू ही देखेगी। उषा रसोई की जिम्मेदारी और ननंद के बच्चों को अपनी बहू के गोद में थमाकर वहां से चली जाती है और हॉल में अपनी बेटी समधन और अपनी बेटी की ननंद के साथ मिलकर अपनी नाती की मालिश करती है और उसे खिलाती है। मेरा बच्चा हंसता हुआ कितना अच्छा लगता है, इतने सारे खिलौने दादी तुम्हारे लिए लेकर आई हैं।
माँ मुझे बहुत भूख लग रही है, आखिर मैं कब तक दाल का ही पानी पीती रहूंगी? क्या मैं आप लोगों की तरह कुछ चटपटा खाना नहीं खा सकती? दाल के पानी से तो मेरा पेट भी नहीं भरता। हाँ बहू, क्यों नहीं, तुम अपनी भाभी से जाकर बोल दो कि वो तुम्हारे लिए आज दलिया बना देगी। तुम धीरे धीरे चीज खाना शुरू कर दो। इस तरह पूरा परिवार जहां आरती के बेटे को खिला रहा होता है तो वहीं रसोई में आरती की बेटी लगातार रोते जा रही थी, जिसे चुप करने के लिए सिमरन अपनी बेटी को बुला लेती है और अपनी बेटी को एक जगह बैठाकर उसे आरती की बेटी पर नजर रखने के लिए कहती है, बेटा मैंने नीचे बिस्तर लगाकर छोटी बेबी सिस्टर रख दी है, तुम इसके साथ खेलो जब तक मैं तुम्हारे लिए खाना बना लेती हूँ। पर उससे पहले मैं छोटी बेबी के लिए दूध गर्म कर लेती हूँ, वो भी तुम्हारी तरह भूखी है। ठीक है माँ, तुम बेबी के लिए दूध गर्म करो जब तक मैं बेबी सिस्टर के साथ खेलती हूँ। क्या मुसीबत आ गई है मेरे सर पर, रसोई भी मैं संभालूं, ननद के बच्चे भी मैं ही संभालूं, अब मैं अकेली क्या क्या करूं। परेशान सिमरन अकेली रसोई का भी काम करती है और मेहमानों के लिए पूरी सब्जी, खीर, चना, चाय आदि का भी इंतजाम करती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रात जब आरती अपने दोनों बच्चों के साथ सो रही होती है तो अचानक से उसके बच्चे रोने लगते हैं और वो परेशान होकर अपनी सास और माँ के साथ अपनी भाभी को फोन करती है और कमरे में बुलाती है। क्या हुआ बहू, हमारा मन्ना ठीक तो है? तूने हमें इस वक्त फोन क्यों किया? माँ जी, आपका मुन्ना मुन्नी दोनों ने मेरे लिए नींद हराम कर रखी है। भाभी मेरी बेटी को आप संभाल लो, ये तो बस रोती ही रहती है। और माँ मैं कल से सोई नहीं हूँ, आप दोनों समधन मिलकर मुन्नी के साथ खेलो। अरे बेटा बस इतनी सी बात, सुन बहू नींद छोड़ और बेटी संभाल, हम दोनों बेटा संभाल लेंगे। लगता है बच्चों को भूख लगी है, बेटा तू आराम से सो जा, बच्चों की चिंता मत कर। और बहू मुन्ने के लिए जो डिब्बे वाला दूध लाए थे वो ले आ और इस लड़की को तो कुछ भी पिला दे तू। उषा के कहने पर सिमरन अपनी ननद की बेटी को लेकर रसोई में जाती है और नींद में दूध गर्म करते हुए खुद से कहती है, बेटा इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी नानी और दादी तुम्हारे भैया से ही प्यार करते हैं और तुम्हारी माँ को तो अपने किसी भी बच्चे से प्यार नहीं है। पर तुम चिंता मत करो, तुम्हारी मामी तुम्हारा ख्याल रखेगी। मैं तुम्हें अभी दूध पिलाकर तुम्हारी अच्छे से मालिश कर दूंगी, फिर तुम सारी रात आराम से सो पाओगी। हे भगवान, आखिर कब तक रसोई और ननद के बच्चों को ही मैं संभालती रहूंगी। सिमरन गोद में बच्चा लेकर दोनों बच्चों के लिए दूध गर्म करती है और एक बोतल अपनी सास को देती है और दूसरी बोतल लेकर अपने कमरे में जाती है और अपनी ननद की बेटी को दूध पिलाकर उसे अपने पास सुला लेती है। इसी तरह 20 दिनों तक सिमरन रसोई और अपनी ननद के बच्चों को संभालती है। ऐसे ही एक दिन, नन्नन जी आज मैं अपनी बेटी के स्कूल जा रही हूँ, उसके स्कूल में फंक्शन है, आने में देरी हो जाएगी, तो अपनी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना और दिन में 2 बार मालिश तो कर ही लेना। और मैंने इसे दूध पिला दिया है, पर 2 घंटे में दूध भी पिलाती रहना। और मैं रसोई में खाना बनाकर भी जा रही हूँ। भाभी मेरी भाभी को तो बच्चे ही नहीं संभालने आते, कहीं ऐसा ना हो कि ये मुन्नी को रोता हुआ छोड़ दे। तुम चुप करो, माँ बनना कोई आसान नहीं होता और धीरे धीरे मैं भी सब सीख जाऊंगी और मेरा बच्चा है तो मैं ही संभालूंगी ना। वैसे भी 2 दिन बाद तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। आरती अपनी बेटी लेकर बैठ जाती है और फोन चलाने लगती है और वहीं आरती की सास और माँ बेटा लेकर बाहर बैठी होती हैं और उसे नए कपड़े पहनाकर उसके साथ खेल रही होती हैं। अरे मेरा पोता अपनी दादी का नाम रोशन करेगा। जहां अर्चना अपने पोते को खिला रही होती है तो वहीं आरती की आंख लग जाती है और वो अपनी बेटी को किनारे पर लेटाकर सो जाती है और नींद में उसकी बेटी बेड से नीचे गिर जाती है और रोने लगती है। पर बेटी की अचानक आवाज कोई नहीं सुनकर आता और जब वो स्कूल से सिमरन आती है तो वो बच्चे की आवाज सुनकर अपनी ननद के कमरे में जाती है। आरती उठो, कैसी माँ हो तुम? तुम्हारी बेटी नीचे जमीन पर गिरी हुई है, वो रो रही है और तुम यहाँ घोड़े बेचकर सो रही हो। और बाकी घर के लोग कहाँ हैं? क्या उन्हें बेटियों के इतनी ही नफरत है कि उसे मरने के लिए छोड़ दिया? क्या हुआ बहू, तो चिल्ला क्यों रही है? मैं क्यों चिल्ला रही हूँ? क्या ये बेटी मेरी है या आप लोगों की बेटी से जरा भी प्यार नहीं किया है? क्या बेटी कुछ नहीं होती? आप लोगों को छोड़ो, सारी गलती आरती की है। अरे अब तो माँ बन गई हो, माँ की जिम्मेदारी कब निभाओगी? आखिर मैं अपनी ननद का बच्चा और रसोई में कब तक ही संभालती रहूंगी? 2 दिन बाद जब तुम यहाँ से चली जाओगी तो कौन तुम्हारी बेटी का ख्याल रखेगा? सोचा है कभी तुमने? आज तक ना तुमने अपनी बेटी को दूध पिलाया, ना मालिश की। सारा प्यार आप सिर्फ बेटे पर ही लौटा रही हो। अगर आप लोग नहीं सुधरे तो मैं पुलिस को बताऊंगी ये सब और सबको जेल की हवा खिलाऊंगी। सारे सबूत हैं मेरे पास।
सपना को गुस्से में देखकर सब डर जाते हैं। अपनी भाभी की बातें सुनकर आरती का सर शर्म से झुक जाता है और वहां खड़े सभी लोग चुप हो जाते हैं। 2 दिन बाद आरती अपने पूरे परिवार के साथ अपने ससुराल चली जाती है, जिसके बाद सिमरन को चैन मिल पाता है। पर उसे अब भी मुन्नी की याद सताती है। लेकिन वहीं अर्चना अब भी अपने पोते का खास ख्याल रखती है और आरती अपनी बेटी का ध्यान रखती है। सुहानी कब तक सोती रहेगी? चल उठ जा, सुबह के 10 बज रहे हैं। ये नहीं मेरे साथ काम करवाने में हाथ बटा दे। कॉलेज की छुट्टियों के बाद बिल्कुल भी बिस्तर से नहीं उठती है। क्या है माँ, सोने दो ना। मैं बहुत अच्छा सपना देख रही हूँ और नींद भी अच्छी आ रही है। जाओ ना आप यहाँ से, ठंड हो रही है। क्या करूंगी जल्दी उठकर? तुझे समझ नहीं आ रहा क्या? उठ जा, 10 बज रहे हैं। लगता है ऐसे नहीं मानेगी। तभी सुहासिनी उसकी रजाई छीन लेती है, जिससे सुहानी की नींद खुल जाती है और वो टिनटिनाने लगती है। क्या है माँ, आपने ऐसा क्यों किया? अच्छी खासी नींद से उठा दिया। क्या करूंगी उठकर? मुझे नहीं करना कोई भी झाड़ू पोंछे का काम। आपके साथ खाना बनाना। ये नहीं करेगी तो और क्या करेगी? ससुराल जाकर अपने मायके की बेइज्जती करवाएगी क्या? कुछ तो काम करना सीख ले, निकम्मी औलाद। चल मेरे साथ, मैं तुझे आलू के पराठे बनाना सिखाती हूँ। मुझे आलू के पराठे बनाने आते हैं। खिलाए तो था परसों आपको, भूल गई? पहले मैंने आलू उबाले, फिर आलू में मसाला मिलाया और फिर आटे में भरकर गोल गोल मैंने आलू के पराठे बनाए। हाँ जानती हूँ तूने कैसे आलू के पराठे बनाए थे। सारे आलू ही पराठे से बाहर। चल यहाँ से, वरना तुझे नाश्ता नहीं दूंगी। हाँ ठीक है, आप मत दो नाश्ता, मुझे भी नहीं खाना। इतनी ठंड है और आपने मुझे जगा दिया। तभी अपनी माँ से रजाई लेकर सुहानी वापस सो जाती है। सुहानी का ढीठ और आलसपन देख इतना तो आपको समझ आ गया होगा कि वो किस किस्म की लड़की थी, जो अपनी माँ की भी कोई बात नहीं सुनती थी। बेचारी बूढ़ी माई सारा काम करती थी। इसलिए सुहासिनी अपने बड़े बेटे नकुल की शादी कल्पना नाम की सर्वगुण संपन्न लड़की को ढूंढकर उसकी शादी करा देती है। आगे क्या होगा? क्या सुहानी अपनी भाभी के साथ भी ऐसा ही बर्ताव करेगी या वो बदल जाएगी? चलिए जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं, जहाँ पहली रसोई को खाना बनाने के बाद कल्पना सुहानी से कहती है, सुहानी थोड़ा खाना मैं डाइनिंग टेबल पर लेकर जाती हूँ, बाकी का हलवा पूरी तुम ले आओ। अरे मैं नहीं पकड़ रही, एक और चक्कर लगाकर आप डाइनिंग टेबल पर रख लो खाना। कहीं मेरे से खाना गिर गया तो आपका नुकसान हो जाएगा। वैसे भी ठंड है, मेरे हाथ कांप रहे हैं। ठीक है, तुम बैठ जाओ, मैं ही खाना लेकर आती हूँ। सारा खाना कल्पना ही डाइनिंग टेबल पर लेकर आती है और बाकी सब आराम से बैठकर खाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। कल्पना छोटा मोटा काम भी सुहानी से ही करवाती थी, तो सुहानी हर चीज को मना कर दिया करती थी। एक दिन गाजर का हलवा बनाने की फरमाइश करती है। सुहानी देखो, तुम्हारे कहने पर मैं एक बार में 5 किलो लाल गाजर लेकर आई हूँ। हलवा बनाऊंगी, पर ये सब मैं अकेले नहीं घिस पाऊंगी। ऐसा करो, तुम मेरे साथ गाजर घिसवा दो, मेरे लिए काम आसान हो जाएगा। मैं आपका काम क्यों करूँ आसान? आपका काम है ना गाजर का हलवा बनाना। वैसे भी मुझसे ये सब नहीं होता, ऊपर से ठंड है। अपने आप ही धीरे धीरे कर लो, मैं जा रही हूँ। ये कहकर सुहानी आराम से अपने कमरे में जाकर हीटर चलाकर लेट जाती है। वहीं कल्पना अकेले ही गाजर घिसती है, जिससे उसका हाथ कट जाता है। ज्यादा तेज लग गई। अभी तो मुझे बहुत सारे गाजर घिसने बाकी हैं। कैसी ननंद है मेरी, बिल्कुल भी मेरे काम में हाथ नहीं लगाती। खैर, ननंद भाभी की सर्दी एक जैसी कहाँ होती है। ये सब तो मुझे ही झेलना पड़ेगा। फिर कल्पना जैसे तैसे 2-3 घंटे में सारी गाजर घिसकर गाजर का हलवा बनाती है और सुहानी अपने कमरे में गाजर का हलवा मंगवाकर बिस्तर पर ही झूठी प्लेट छोड़कर घर से बाहर चली जाती है। सुहानी इतनी बड़ी है फिर भी ऐसी हरकतें करती है जैसे कि 5 साल की बच्ची हो। सही है, ननंद भाभी की सर्दी एक सी कहाँ होती है। मैं यहाँ ठंड में इतनी परेशान हूँ और वो आराम से रह रही है। झूठी प्लेट उठाकर कल्पना रसोई में ले जाती है। तभी सास उसकी बात सुन लेती है। ये लड़की भी ना सुधरेगी नहीं, अपनी भाभी के आने पर भी वही हरकतें कर रही है। अरे मैं सहन कर लूंगी, अगला थोड़ी ना सहन करेगा। पता नहीं कब समझेगी, घर आ जाए तो मैं बात करूंगी। सुहानी ठंड में बाहर से आइसक्रीम खाते हुए घर में टपका देती है। तभी सुहासिनी उसकी आइसक्रीम छीन डस्टबिन में डाल देती है। इस पर सुहानी फिर सुहासिनी को उल्टा जवाब देकर कमरे में चली जाती है। फिर उस जगह को सुहासिनी साफ करने जाती है कि कल्पना आ जाती है। हे भगवान, मैं क्या करूं, इस लड़की का बिल्कुल भी नहीं समझती है। नहीं माँ जी, आप क्यों साफ करेंगी, मैं कर देती हूँ। बहू, मैं शर्मिंदा हूँ अपनी बेटी की तरफ से। घर में वो तेरा बिल्कुल भी हाथ नहीं बटाती और तू भी कब तक करेगी। तुझे भी तो ठंड लगती होगी ना। सही बोला था तूने, ननंद भाभी की सर्दी एक सी कहाँ होती है। वो इतना आराम से रहती है और तू इतना परेशान रहती है। कर लो चुगली, मैं फिर भी काम नहीं करूंगी।
सुहानी अपने कमरे में चली जाती है और कल्पना ठंडे पानी का पोछा जमीन पर लगा देती है, जिसके बाद वो ठंड में कपड़े भी धोती है। सुहानी उसे अपने कपड़े भी प्रेस करवाती है और अपने लिए अलग से मफलर भी बनवाती है, लेकिन खुद भाभी का कोई काम नहीं करती। धीरे धीरे कल्पना ठंड में अकेले काम कर करके परेशान हो जाती है। एक दिन कल्पना की फ्रेंड मीनाक्षी उससे मिलने आती है और वो अपनी सारी परेशानी उसे बताती है। ओहो, सच में तेरी बात सुनकर तो मुझे लग रही है कि तुम ननंद भाभी की ठंड एक जैसी नहीं है। वो ठंड में रजाई में रहती है, हीटर के सामने रहती है, अपना घूमती है, मजे करती है, और तू सारा दिन ठंड में काम करती रहती है। कभी बर्तन, कभी कपड़े, कभी रसोई। जब तक करती रहेगी सहती रहेगी। एक बार तू भी अपनी ननंद की तरह अपना ढीठपन दिखा और कोई काम मत कर, फिर देख हो सकता है वो लाइन पर आ जाए। बात तो तूने बिल्कुल ठीक कही है मीनाक्षी, करके देखूंगी। देख, तेरे हाथ की उंगलियां भी कितनी सूज रही हैं। रात को गर्म पानी में नमक डालकर हाथ सेक लियो, ठीक हो जाएंगी। ठीक है यार। कल्पना की सहेली उसके साथ थोड़ा खाना खाकर बात करके चली जाती है। वहीं नंद ठंड में इतना आलस करती है कि अब कल्पना उसकी हरकतों को नजरअंदाज नहीं कर पाती और घर के काम करना छोड़ देती है। एक सुबह, भाभी भाभी, मैंने आपसे कहा था ना कि मेरी ये वाली ड्रेस को प्रेस कर दीजिए, पर आपने ऐसा नहीं किया और मेरी ब्लू जीन्स भी नहीं धोई। क्यों? मैं तुम्हारा कोई काम क्यों करूं? सुहानी देखो, मेरी हाथ की उंगलियां सूज गई हैं, मुझसे काम नहीं होगा, तो तुम खुद कर लेना अब से काम। अच्छा, मैं क्यों करूं? आपको ही करना पड़ेगा। मैं नहीं करने वाली, तुम्हें मजाक लग रहा है? इसके बाद सुहानी अपनी माँ से बोल देती है तो सुहासिनी उसके कपड़ों को प्रेस करके जीन्स को धोने चली जाती है। और बहू खाना नहीं बनाती तो खाना भी सास को बनाना पड़ता है। अब बहू की उंगलियां सूज रही हैं तो काम तो करना ही पड़ेगा। रोटी सब्जी बन गई है, सबके खाने के बाद बर्तन भी साफ कर दूंगी। माँ जी, मुझे ऐसा करके आपसे काम करवाना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन सुहानी को सबक सिखाने के लिए करना ही होगा। कल्पना कमरे में जाकर हीटर के सामने बैठ जाती है और अपनी उंगलियों की सिकाई करती है। वहीं सबके खाना खाने के बाद सुहासिनी ठंड में ठंडा पानी से बर्तन साफ करती है। ये सब 2-4 दिन तक यूं ही चलता है। बहू कोई काम नहीं करती और सुहानी को भी अकल नहीं आती। एक सुबह नकुल कहता है, सुहानी चक्की से चावल और गेहूं पिसवा के लाने हैं, मेरे साथ चल, मैं अकेले नहीं ला पाऊंगा। मैं क्यों जाऊं? बाहर इतनी ठंड हो रही है, ओस पड़ रही है, और भाभी को ले जाओ। तेरी भाभी को क्यों ले जाऊं? तू चल, तू कोई भी काम नहीं करती, बहुत ढीठ हो गई है। तू ससुराल जाकर कैसे काम करेगी? थोड़ा तो काम करने की आदत डाल ले। वहाँ गर्मी सर्दी बारिश कुछ नहीं देखेंगे। क्या है भैया आपको? ठीक है, चल रही हूँ। भाई की बात सुन ठंड में जाकर चक्की से साथ में आटा पिसवाकर वो ले आती है और वापस रजाई में घुस जाती है। वहीं घर का सारा काम करके सुहासिनी की तबीयत खराब हो जाती है और उसकी हड्डियों में दर्द होने लगता है। एक दिन वो उठ नहीं पाती। अरे राम, बचाओ मुझे, अरे कोई तो उठाओ, बहुत दर्द हो रहा है, उठा नहीं जा रहा। लगता है माँ आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, पता नहीं कैसी है भाभी। ये नहीं कि आपको देख लिया और डॉक्टर को बुला ले, मैं भी उनको बुलाकर लाती हूँ। अरे उसको बुलाकर क्या करेगी? जब तू अपनी माँ को नहीं देख रही तो वो दूसरे घर की मुझे क्यों देखेगी? तेरी आंखों में जरा सी भी शर्म बची है या नहीं? घर का काम तू थोड़ा सा संभाल लेती तो आज मेरी ये हालत नहीं होती और तेरी भाभी की भी उंगलियां नहीं सूजती। इसलिए तो वो काम नहीं करती क्योंकि तू नहीं करती। जब मैं ठंड में मर जाऊंगी तब तुझे अच्छा लगेगा। नहीं नहीं माँ, ऐसी बातें मत बोलो, मुझे समझ आ गया है, मुझे भी घर में थोड़ा हाथ बटाना चाहिए। आप लोगों की मदद करवा देती तो आज आप दोनों की ऐसी हालत नहीं होती। कल्पना और नकुल आकर, अच्छा तो तुम्हें सच में अपनी गलती का पछतावा है? हाँ भाभी, मैं अब से घर का सारा काम करूंगी। अगर ऐसा है तो जा, हम सबके लिए चाय बना कर लिया। अब और ड्रामा नहीं कर, जा, बहुत भूख लग रही है। हाँ, बहुत ठंड हो रही है, साथ में पकौड़े भी बना देना, खाने में मजा आएगा हम सबको। पर मेरे लिए प्याज पनीर के पकौड़े। आप सब हंस रहे हो, इसका मतलब आप सबने नाटक किया? हाँ, तेरे लिए करना पड़ा क्योंकि तू मानती थोड़ी, मतलब तू काम नहीं करेगी, चाहती है कि कुछ हो जाए मुझे। नहीं नहीं माँ, ऐसा मत बोलो, मैं सच में काम करूंगी। मैं आप सबके लिए अभी खाना बनाकर लाती हूँ। इस तरह सुहानी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो आलस को छोड़कर सबके लिए गर्मा गर्म चाय पकौड़े बनाकर लाती है और अब घर में भी भाभी की मदद करवाती है, जहां अब नंद भाभी दोनों के लिए एक सी सर्दी हो जाती है।